और यूपी में सियासी भागदौड़ के बीच बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां यूपी के 3 बड़े नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बेहटा सीट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही समाजवादी पार्टी के 2 नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मपाल सिंह और हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले ली है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी यतेंद्र का। यतेंद्र, दल बदल की राजनीति लगातार जारी है, क्या खबर आपके सामने, क्योंकि 3 बड़े नाम हैं ये यूपी की सियासत के जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में आचार संहिता लगते ही तू डाल में पात वाला मामला देखने को मिल रहा है, जहां कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर सपा में जाने की घोषणा की। वहीं आज बीजेपी ने पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के 3 बार के विधायक रहे सिरसागंज से हरिओम यादव उनको शामिल कराया। वहीं कांग्रेस के एक विधायक नरेश सैनी जो बेहट विधानसभा से आते हैं, मेरठ के पास से, उनको भी शामिल कराया। और समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो आगरा से हैं, धर्मपाल सिंह, उनको भी आज शामिल कराया। यानी कि 2 विधायक जो 2 नेता समाजवादी पार्टी के हैं, उनको शामिल कराकर एक तरह से पलटवार बीजेपी ने किया है। एक जो दल बदलू पार्टी का जो एक अदला बदली का चलता रहता है क्रम, वो आजकल देखने को मिल रहा है। कुछ लोग सपा ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ लोग बीजेपी कर रहे हैं। तो इस तरह से एक दूसरे के नेताओं को अपने पाले में लाने की होड़ सी मची हुई है। और हर पार्टी का यही जोर है कि ज्यादा से ज्यादा नेता उसकी तरफ आए, जिससे एक जनता में मैसेज जाए कि लहर उनके लिए चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र, आप बने रहें, आपसे हम आगे भी अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी कल अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। खबर है कि पहले और दूसरे फेज के चुनाव के लिए यह लिस्ट जारी की जाएगी। आज समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक की है और खबर है कि इस बैठक में सभी दलों ने एक मत से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर। सर, बैठक खत्म हो गई, क्या हुआ बातचीत बैठक में? बातचीत में ये तय हुआ कि माननीय अखिलेश यादव को सब लोग मिलकर के मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो जातिवार जनगणना, घरेलू बिजली का बिल, अन्ना पशु, गरीबों का इलाज फ्री में, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की बात को लेकर के पूरे प्रदेश में अपने अपने स्तर से सब लोग प्रचार करेंगे। पहली और दूसरी सूची कब आ रही है? परसों, कल आ जाएगी शाम तक। कल आएगी। आपको कितनी सीटें? नहीं, हम उधर नहीं लड़ेंगे, हमारा इधर का बेल्ट है। जयंत चौधरी को कितनी सीटें दी रहे हैं? आप जयंत जी से पूछ लीजिएगा, वो बताएंगे। और क्या कुछ मुद्दे पर बातचीत हुई? नहीं, और कोई बहुत बात नहीं हमारी है। तो सभी पार्टी इकट्ठा हुए थे, सब लोग अपनी अपनी बात माननीय अखिलेश यादव जी के सामने रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को कब ज्वाइनिंग हो रही है? 14 तारीख को। 14 तारीख को स्वामी प्रसाद मौर्य की ज्वाइनिंग हो रही है। तो अखिलेश के साथ मीटिंग के बाद महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सभी सहयोगी दल अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। न्यूज 18 पर आज से जुड़ी हुई तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियां और खबरें लगातार हम दिखा रहे हैं। केशव देव मौर्य है, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए, ये मुलाकात करके अखिलेश जी से निकल रहे हैं नेशनल ट्रस्ट से। इनसे बात भी कर लेते हैं। केशव जी, क्या मुद्दा था आज की बैठक का? आज कैसे 2022 में सरकार बनेगी, कैसे चुनाव लड़ेंगे हम लोग, उस पर काफ़ी लंबी वार्ता हुई और साथ में नाश्ता किया गया। साथ में अच्छे माहौल में चर्चा हुई। 2022 के लिए रणनीति आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समझाया, हम लोग विचार जाने और आगे कैसे सरकार बनेगी 2022 की, इस पे वार्ता हुई। कौन कौन लोग थे? सभी पार्टी थी। चाचा शिवपाल जी थे, ओम प्रकाश राजभर जी थे, आदरणीय कृष्णा पटेल जी थी और संजय चौहान जी थे, मैं था कि डॉक्टर मसूद साहब थे, सभी लोग। माहौल बताइए कैसा था? माहौल बहुत प्यारा था, बहुत घरेलू था, एकदम एक परिवार जैसा था। सबके सब खुल के अपनी बात रख रहे थे, कोई बड़ा नहीं दिख रहा था, कोई छोटा नहीं दिख रहा। और टिकटॉक को लेकर कोई बातचीत हुई? पहले और दूसरे पेज का आज या कल लिस्ट जारी हो जाएगी। लिस्ट जारी चाहिए, कोई पेज तो नहीं है? नहीं, कोई पेच नहीं, एकदम बहुत अच्छे माहौल में चुनाव। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि वो अब बीजेपी में दोबारा नहीं जाएंगे और 14 जनवरी को किसी पार्टी में शामिल होंगे।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने ऐलान कर दिया 14 तारीख को आप शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी में। 14 जनवरी 13 जनवरी को मैं तय कर दूंगा कि हमें कहाँ जाना है, क्या निर्णय लेना है। एक चीज 14 जनवरी को मैं सार्वजनिक घोषणा करूंगा। आज और कल 2 दिन लगातार मैं अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहा हूं, उनकी भावनाओं की जानकारी ले रहा हूं। जो मौके पर नहीं आ पाए हैं उनसे मैं संवाद करके उनसे रायशुमारी कर रहा हूं और कल शाम तक अंतिम फैसला हो जाएगा कि हमें अंतिम निर्णय क्या लेना है और जिसको सार्वजनिक रूप से मैं 14 जनवरी को सुना दूंगा। यानी अभी भी संशय बरकरार है कि समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस? जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता है तब तक कोई कुछ भी सोचे, लेकिन बिना मैं सभी की भावनाओं को पढ़े अंतिम निर्णय नहीं सुना सकता। सुनील बंसल या स्वतंत्र देव सिंह, किनका फोन आया था आपके पास? देखिए, फोन तो बहुतेरे के आए, लेकिन इस्तीफा देने के बाद मैं केवल मीडिया की सुन रहा हूं और किसी की नहीं सुन रहा हूं। वहीं बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अवसरवादी बताते हुए कहा कि उनका कोई जनाधार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं, जिन्हें जहां जिस दल से जहां लाभ मिला वहां पर वो जाना पसंद करते हैं और भाजपा में जितना उनको सम्मान मिला इतना तो कहीं मिल ही नहीं सकता। ऐसे लोग जिनकी अपनी परफॉर्मेंस अपने जनता के बीच में नहीं रही है किसी भी प्रकार की, ऐसे लोग जा सकते हैं और ये कोई विशेष बात नहीं है। और वो जाएंगे तो आप ये देखिए वो सब जो है धरातल पर दिखाई देंगे, कोई भी जीत के नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सैद्धांतिक रूप से आदर्श से रूप से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ, कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिन लोगों के व्यक्तिगत हित पूरे होते हैं वो चुनाव से पहले इसी तरह से पाला बदल देते हैं। आना जाना चलता रहता है। जनाधार वाले नेता आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे नहीं होते वो कई बार चुनाव के वक्त अपनी निष्ठा खो देते हैं और इसलिए वहाँ पर जोगी जी का और मोदी जी का जादू चल रहा है। नहीं, जब भाजपा में आते हैं तो वो फिर क्या होता है, भाजपा में दल बदल वाले बहुत लोग आते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश में सब चलता रहता है। उत्तर प्रदेश इसके लिए पहचाना जाता है पहले से। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि यूपी में फिर योगी की सरकार आ रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है सत्ता के पीछे पड़े हैं और अखिलेश यादव जी सत्ता से बहुत दूर है, लेकिन उनको लग रहा है कि मेरी 400 सीटें उनको आएगी। तो इसी तरह मतलब उनकी कोशिश जारी है, लेकिन मुझे लगता है कि सपा को सत्ता मिलना इतना संभव नहीं है। वो कितने भी पार्टियों को साथ में ले या कोई भी पार्टियों को तोड़ने का काम करे, लेकिन यहाँ बीजेपी की सत्ता आने वाली है, एनडीए की सत्ता आने वाली है और हर पार्टियाँ मतलब ब्राह्मणों को लुभाने का प्रयत्न कर रही है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने भी 2 ब्राह्मण सम्मेलन हमने लिए है और their attempts at disrupting peace in the valley, mainly by trying to target minorities, non-locals, migrant labor and so on. However, this also has not succeeded very much and we have been able to counter these challenges also. In the northeast, the overall security situation is under control. A robust security posture has significantly curtailed the operation space for terrorists. And in keeping with the improved situation, there has been a graduated de-induction of army units where the situation has improved and they have now free to concentrate on their primary task. On the India-Myanmar border, this is an important facet of our security calculus. Due impetus is being given to the border guarding role by the Assam Rifles. And here we do intend to progressively increase the number of Assam Rifle battalions deployed for border guarding of this very important India-Myanmar border. In the northeast again, the regrettable incident which happened in Oting in Nagaland on 4th of December is being thoroughly investigated. We remain committed to the security of our countrymen even during the conduct of operations.
We have SOPs that encapsulate our operational experience, which have been refined over a period of time, and appropriate action will be taken and corrective measures instituted to further refine these, based, of course, on the outcome of the investigations. Overall, in line with our operational realities, we have undertaken reorganization and rebalancing of our forces. Reorientation of additional forces to the northern borders has been carried out, while retaining our capability for punitive strikes on the western front. Force restructuring, which is a very important facet for enhanced operational effectiveness and resultant structural optimization through the creation of integrated battle groups, is proceeding well. The IBGization, if I may call it that, of select formations along the western and northern borders will soon come to fruition. In line with our collective efforts towards greater synergy and integration for the establishment of Theatre Command, we on our part are carrying out our deliberations in consultation with the other two services, in line and keeping in mind the timelines which have been given to us by headquarter IDS. We, that is the Indian Army, stand fully committed to jointness and synergy. There has also been a sustained and coordinated effort towards capability enhancement. The crisis on the northern borders gave us an opportunity to fast-track our infrastructure development and undertake doctrinal reviews and make up various operational voids which had been existing through emergency and fast-track procurements. While doing all this, the Indian Army, we are committed to the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, and we have prioritized our procurements so that maximum of this should go to the Indian industry. And at the same time, we are also hand-holding numerous indigenization projects, right from the design and development stage, right to the trials and their induction into the Army. For example, in the current financial year, out of the 20 AONs which were granted, 19 are in the Buy Indian category. We have also taken very significant steps on leveraging artificial intelligence, 5G, quantum technology to gain an edge over our likely adversaries and for better management of forces. The Indian Army's participation, of course, in various peacekeeping operations worldwide has ensured peace in various parts of the world and has helped us as a nation to carve a niche for ourselves in UN affairs. And as of now, we have more than 5,300 personnel deployed in 8 UN missions in various parts of the globe. Side by side, there has also been a lot of considerable, I would say, increase in the defense cooperation activities that we have been undertaking with our friendly foreign countries. And owing to our high standards of training, professional expertise, and the reliable defense technology that we have, more and more foreign countries have shown interest in engaging with us. And when required, we have walked that extra mile to accommodate the requests, especially from our immediate neighbors. We have also undertaken joint HADR exercises to synergize our efforts and resources. We recently concluded the PANEX 21 exercise for BIMSTEC countries in December 2021 at Pune. And earlier, last year, in November, we had the exercise Konkan Shakti with the United Kingdom. And both these exercises were against the backdrop of a तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की सियासत से आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। शिवपाल यादव को 6 से ज्यादा सीटें दी जा सकती है, जसवंत नगर से लड़ सकते हैं आदित्य। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवपाल यादव को 6 सीटों का ऑफर यहां पर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने यहां पर आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव को 6 सीटों का ऑफर
यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है। लगातार इस पर अटकलें लग रही थी कि शिवपाल यादव को कितनी सीटें दी जाएंगी, लेकिन अब ये बड़ी खबर यूपी की सियासत से हम आपको बता रहे हैं कि शिवपाल यादव को 6 सीटों का ऑफर दिया गया है। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमित का। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? तो बड़ी खबर इस वक्त की यूपी की सियासत से हम आपको बता रहे हैं कि शिवपाल यादव को 6 सीट का ऑफर यहां पर दिया गया। शिवपाल यादव के बेटे हैं आदित्य यादव। हम आपको बता रहे हैं 6 सीट का ऑफर शिवपाल यादव को यहां पर दिया गया है और शिवपाल यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे ये सब चीजें तय कर दी गई हैं। गुन्नौर से शिवपाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की ये बड़ी खबर। और जसवंत नगर से आदित्य चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमित का। अमित, क्या अपडेट है? देखिए, अखिलेश यादव ने 1 घंटे से ज्यादा देर तक अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक की है और सूत्र ये बताते हैं कि बैठक में शिवपाल सिंह यादव ने ज्यादा सीटें मांगी हैं और अखिलेश यादव की तरफ से 6 सीटें ऑफर की गई हैं। ये लगभग तय हो गया है कि जसवंत नगर से, जो सूत्र बता रहे हैं कि ये लगभग तय हो गया है कि जसवंत नगर से लड़ सकते हैं आदित्य यादव। आदित्य यादव हैं शिवपाल यादव के बेटे और गुन्नौर सीट से खुद शिवपाल सिंह यादव वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और ये भी खबर है, सूत्र ये बता रहे हैं कि शिवपाल और अखिलेश के बीच एक और बैठक होगी, क्योंकि इस बैठक में शिवपाल सिंह यादव ने और सीटें मांगी हैं। जिस तरीके से लगातार शिवपाल सिंह यादव मांग कर रहे थे कि जो उनके समर्थक थे, उन समर्थकों के लिए भी टिकट चाहिए, तो इस वजह से वो ज्यादा सीटें मांग रहे थे। और अब ये खबर आ रही है कि अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच एक और बैठक हो सकती है। आज की बैठक लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शिवपाल यादव अभी और सीटें मांग रहे हैं, तो क्या ये तालमेल बन पाएगा? क्योंकि पिछली बार चाचा भतीजे की लड़ाई से बहुत ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ था। देखिए, जिस तरीके से अभी तक ओम प्रकाश राजभर निकल चुके हैं मीटिंग से, संजय चौहान मीटिंग से निकल चुके हैं, इसके अलावा कई और नेता बैठक से निकल चुके हैं। जितने नेताओं से हमारी बातचीत हुई है उन सभी नेताओं ने कहा है कि सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर है, सभी एक ही लाइन पर है कि किसी भी तरीके से अखिलेश यादव को बनाना है मुख्यमंत्री, तो जाहिर तौर पे जो भी मतभेद होंगे उनसे सुलझा लिया जाएगा। और आरएलडी के साथ भी कहा जा रहा था कि एक मतभेद था सीट बंटवारे को लेकर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में। शायद इस सूत्र ये बता रहा है कि इस बैठक में आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच जो सीट बंटवारे को लेकर बात थी उसे भी सुलझा लिया गया है। इसी तरीके से जाहिर तौर पर जब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव की दूसरी बैठक होगी तो उसमें भी माना जा रहा है कि इसे सुलझा लिया जाएगा। जी, शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार के सिवान से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लोग फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। सिवान के सुरतारपुर गांव में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी। बताया गया कि सरकारी दुकानदार अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे, तभी बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। वीडियो में गोलीबारी के बाद बदमाश मौके से फरार होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान एक आदमी ने उनका पीछा भी किया, लेकिन बदमाशों ने उस पर भी फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। फायरिंग के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। गोली लगने से घायल हुए दुकानदार की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और बताया गया कि घायल जनार्दन सिंह बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बिहार के सिवान से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और एक सरकारी दुकानदार को गोली मारकर बड़ी आसानी से वहां से फरार भी हो गए। ये तस्वीरें देखिए, बिहार के सिवान से ये तस्वीरें सामने आई हैं और इस दौरान एक आदमी ने उनका पीछा भी किया, लेकिन बदमाशों ने उस पर भी फायरिंग की और वहां से बड़ी आसानी से फरार हो गए। हालांकि फायरिंग के बाद आपको बता दें पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और गोली लगने से घायल हुए दुकानदार की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जुड़ गए हैं।
मृत्युंजय जी, क्या हो रहा है ये बिहार के गांव में, सड़कों में अपराधी खुलेआम फायरिंग करके फरार हो जा रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है। जिस तरह से देख रहे हैं आप कि सरेआम दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। अपराधी सरेआम गोली चला करके भाग रहे हैं। अब तो सरकार में बैठे लोगों को बताना चाहिए, क्या यही सुशासन है, यही कानून का राज है? अपराधियों के सामने पूरी तरह से पुलिस प्रशासन स्पष्ट है। ये तो दिख रहा है कि बिहार में किस तरह से अपराधियों का तांडव हो रहा है। और ये सरकार जो अपने को कहती है सुशासन की सरकार है, कानून का राज है, ये ढकोसलावादी। ठीक है मृत्युंजय जी, हमारे साथ जेडीयू से अजय आलोक भी जुड़ गए हैं। आलोक जी, तस्वीरें आप देख रहे होंगे, अपराधी सरेआम आते हैं, फायरिंग करते हैं और बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। क्या हो रहा है ये बिहार में? कानून का राज है, गुंडों का राज है? देखिए, दुखद दुस्साहस है जिसका जवाब बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर मिलेगा पुलिस के द्वारा अपराधियों को। ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। पुलिस कप्तान के संज्ञान में बात आ चुकी है और पूरी पुलिस लग चुकी है और 24 घंटे के अंदर इनको जवाब मिलेगा। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो हमारे विपक्ष जो चिल्ला रहे हैं, तो आप देखिएगा कि अपराधी घूम फिर के इन्हीं के दल के निकलेंगे दाएं बाएं से, क्योंकि सिवान में किसका समानांतर कौन सरकार चलाना चाहता है आज से नहीं, पिछले 30 वर्षों से ये सबको पता है। इन्हीं के दल के लोग हैं, इन्हीं के दल के लोगों का चरित्र ही है। मृत्युंजय जी, जवाब दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सरेआम बदमाश एक सरकारी दुकानदार पे फायरिंग करते हैं और वहां फायरिंग करके बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। अजय आलोक हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन अजय जी, सवाल तो ये है, पुलिस बाद में एक्शन लेगी, लेकिन पुलिस का खौफ क्यों नहीं है अपराधियों में? बस मैं तो वही कह रहा हूँ, सवाल हम पे है कि इतनी दुस्साहस करने की हिम्मत कहाँ से हो गई। मैं तो कह रहा हूँ सवाल हम पे है और इसीलिए जवाब हम ही देंगे। लेकिन मृत्युंजय जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना? ठीक है, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अजय जी। लेकिन सवाल सरकार पे ही उठेंगे। सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है जब अपराधी बेखौफ होकर आते हैं। पुलिस, समाज, कानून व्यवस्था, इन सबको धत्ता बताते हुए चले जाते हैं। एक्शन होते हैं, जांच कमेटियां बनती हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की धज्जियां इस तरह से अपराधी उड़ाते जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा कानून का राज बिहार में? देखिए, हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कानून व्यवस्था की कोई धज्जी उड़ाए। इसलिए मैंने आपको कहा कि 24 घंटे के अंदर आपको इसका जवाब इनको दिया जाएगा और ये बर्दाश्त के बाहर है। और लॉ एंड ऑर्डर हमारी यूएसपी रही है, वो यूएसपी से हम कभी पीछे हटेंगे नहीं। ये जो इन्होंने दुस्साहस किया है, इसका जवाब इनको 24 घंटे के अंदर मिलेगा। और लगातार विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि भाई, ये तो आप देखिएगा ना कि जब ये पूरा सामने आ जाएगा 24 घंटे के अंदर, तो इसमें विपक्ष के ही लोग मिलेंगे, क्योंकि इनका 1 पॉइंट एजेंडा बन गया है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब करो, अराजकता का माहौल बनाओ, लोगों में डर व्याप्त करो। ये विपक्ष का एजेंडा हो गया है यहाँ पे। मृत्युंजय जी, सुन रहे हैं आप? जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि आश्चर्य होता है, जो 16 वर्षों से सरकार में है, उनसे आपराधिक नियंत्रण में आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। सरकार पूरी तरह से फेल है और ये हर चीज के लिए मच्छर भी काटेंगे तो ये विरोधी विपक्ष पर आरोप लगाएंगे, आरजेडी पर। एक कानून सरकार में ये है और दूसरी ओर ये राग अलापते कानून का राज है। लेकिन जब आपराधिक घटनाएं होती है दिन दहाड़े, रोज इस तरह की घटनाएं देखने के लिए मिल रही है और इनका जवाब जो है सुन करके आश्चर्य होता है कि ऐसे मानसिकता से ये लोग सरकार में बैठे लोग कैसे अपराधियों पर लगाम लगा पाएंगे। अरे, आपके हाथ में शासन है, प्रशासन है। अगर अपराधी तांडव कर रहा है तो कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप उस पर नियंत्रण कीजिए ना। आप विपक्ष पर हर नाकामी के लिए विपक्ष पर क्या आरोप लगाते हैं? ठीक है, जवाब लेता हूँ। अजय जी, जवाब दीजिए। विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है। अरे, आरोप नहीं लगा रहे हैं भैया, पुष्टि कर चुके हैं। एक बार नहीं, 25 बार से ज्यादा पुष्टि कर चुके हैं कि जब भी इस तरह की आपराधिक घटना हुई है,
उस आपराधिक घटना के पीछे हमेशा आरजेडी के लोगों का हाथ होता है। क्यों होता है? ये जानबूझ के करते हैं ये। और ये आपराधिक इतिहास इस पार्टी का बहुत पुराना रहा है। सिवान के जितने अपराधी हैं सब इन्हीं के दल से क्यों हैं? जरा जवाब दे दें। ठीक है अजय जी, हम बात कर रहे हैं। आप शासन में बैठ करके क्या कर रहे हैं? जब मारेंगे अब, पुलिस मारेगी, अब भागते हुए जमीन नहीं बचेगी। बिहार नहीं समझ रहा है, आप कर क्या रहे हैं? नहीं बचेगी, पुलिस मारेगी 24 घंटे के अंदर, ढूंढ के भागते हुए जगह नहीं बचेगी। कह दीजिएगा अपने लोगों को 24 घंटे के अंदर। ठीक है देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वो चलता रहेगा इस तरह की घटनाओं के बाद। लेकिन सवाल यही है, ये तस्वीरें अपने आप में सबसे बड़ा सवाल यही उठा रही हैं कि बिहार में कानून का राज है या फिर गुंडों का। 5 राज्य,